हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम आपके मैथ्स का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चंस जो डीओई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर इशू किया है उसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम करते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान है। यानी कि इसमें हमसे m का मान पूछा है और ये हमारा एमसीक्यू है, तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें राइट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम m का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 65 और 117 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा 65 है इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 5 के टेबल से 13 बार में जाएगा और फिर 13 के टेबल से 1 बार में। ठीक है, तो 65 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 13। इसी तरह से 117 का भी कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा 3 के टेबल से जाएगा 39 बार में, फिर 3 के टेबल से 13 बार में, फिर 13 के टेबल से 1 बार में। तो इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 65 और 117 का। तो देखिए दोनों में 13 है कॉमन, तो इसीलिए 13 जो है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमें जो बोला गया है क्वेश्चन में कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ जो है वो 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो हमसे m का मान पूछा है। यानी कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो एचसीएफ है ये हमारा 65m-117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ एचसीएफ हमारा 13 है, तो इसकी जगह पे 13 लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस का 117 बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 117, इधर बच गया हमारा 65m। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 130 और ये 65 गुणा में है इधर आके भाग में, तो इधर m बचा। ये दोनों कटेंगे 65 एकम 65 और ये 65 के पहाड़े से 2 बार में, तो m का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो हमसे m का मान ही पूछा गया था, तो कितना आया हमारा m का मान, ये आप देख सकते हो 2 आ गया। तो 2 हमें सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 11 है और इसके शून्यकों का गुणनफल 30 है। बहुपद हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें जो शून्यकों का योग है वो 11 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 30 दिया हुआ है, तो हमसे बहुपद पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। देखिए कैसे करेंगे, जब भी हमसे बहुपद पूछा जाता है और हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला कौन सा हमारा, बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर शून्यकों का योग 11 दिया हुआ है तो इसीलिए 11 लिखेंगे, ये x प्लस शून्यकों का गुणनफल तो ये 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, तो ये हमारा बन गया बहुपद। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये हमें बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से क्या समानांतर रेखाओं के लिए एक शर्त है।
तो समानांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होता है हमारा कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। यानी कि जब इस तरह का हमारा कंडीशन होता है तो किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसीलिए समांतर रेखाओं के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 ये हमारा इस तरह का जो कंडीशन होता है तो इसमें किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। और A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो इस कंडीशन के लिए किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए थर्ड का हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला है, द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल -2 दिया हुआ है, p का मान हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है जिसमें हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें एक मूल भी दिया हुआ है, तो हमसे p का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें ये मूल दिया हुआ है इसको हम x के बराबर में मान लेते हैं। तो हमने इसे x बराबर -2 मान लिया। अब हमें ये समीकरण दिया हुआ है यानी कि x² माइनस px प्लस 12 बराबर 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें x का मान रख देंगे -2, तो ये x² यानी -2 का स्क्वायर माइनस p x यानी -2 प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 माइनस p और -2 का गुणा करेंगे प्लस का 2p हो जाएगा प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से 4 और ये 12 ये हो जाएगा हमारा 16। 16 इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, इधर बचेगा 2p, तो p का मान आ जाएगा -16 ये बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा p का मान -8। ठीक है, तो हमसे p का मान पूछा गया था तो p का मान हमारा -8 ये रहा c वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से फोर्थ का हमारा c वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, समांतर श्रेणी 261, 255, 249, 243 इसी तरह से आगे भी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमें इसमें ये एक एपी दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो हमसे इसमें ये पूछा है कि इस एपी को जब हम आगे लिखते जाएंगे तो कौन सा पद जो है वो पहला ऋणात्मक पद होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एपी ले रहा हूँ, जैसे देखिए ये 8, 6, 4, 2 फिर हमारा 0 आ जाएगा, फिर -2, -4 इसी तरह से आगे भी। तो ये जो एपी आप देख रहे हैं तो इसमें हमारा कौन सा पहला पद ऋणात्मक है। तो देखिए ये वाला जो है ये हमारा पहला ऐसा पद है जो कि ऋणात्मक है। तो ये कौन सा पद हुआ, ये हमारा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि छठा पद जो है ये हमारा पहला ऋणात्मक पद है। इसी तरह से इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा पहला पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि अगर पहला पद माइनस वाला होगा तो जो हमारा an का मान होगा यानी कि an जो होगा ये हमारा छोटा होगा 0 से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एपी दिया हुआ है इसमें a की वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हमारा 261 हो जाएगा। इसके अलावा d की वैल्यू लिख लेते हैं, तो इस दूसरे वाले पद में से पहले को घटा देंगे, 255 में से 261, तो ये हमारा बचेगा -6। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या कंडीशन है कि जो an है ये छोटा है 0 से। ठीक है, तो अब इसमें हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारा 261 है प्लस n-1 डी की वैल्यू -6 है। तो अब क्या होगा हमारा कि ये 261 और ये हमारा n का -6 में गुणा हो जाएगा तो -6n हो जाएगा, -1 और -6 का गुणा होगा तो +6।
अब 261 प्लस 6 267 माइनस का 6n। तो ए एन की वैल्यू हमारा इतना आ गया। अब हमारा कंडीशन क्या है कि ए एन जो है ये हमारा छोटा है 0 से। ठीक है, तो अब देखिए ए एन जो है, ए एन की वैल्यू हमारा ये आया है, तो इसकी जगह पे इसको रख देंगे 267 माइनस का 6n और ये हमारा है 0। ठीक है, अब इसमें ये -6n जो है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा जो है प्लस का 6n हो जाएगा। इधर 267 बचा है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 267 6 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर हमारा n बचेगा। अब 6 से इसको भाग कर देंगे, तो जब हम 6 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 चौक 24, 2 बच गया, इसको दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24 और पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 44.5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 44.5 आ रहा है। तो ये हमारा n का मान नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे कि कंप्लीट नंबर बना देंगे, यानी कि 44.5 है तो इसका अगला संख्या क्या होगा हमारा, तो वो हमारा हो जाएगा 45। इसीलिए n का मान हमारा जो है ये 45 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये AP है, इस AP का 45वां ऐसा पद होगा जो कि पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसीलिए हमारा 45 ये रहा C ऑप्शन में, यानी कि 5th नंबर के क्वेश्चन का C वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। तो इसमें हमसे भुजा की लंबाई पूछी गई है, तो चलिए इसको भी हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक रफ आकृति बना रहा हूँ समचतुर्भुज की। मान लीजिए कि ये हमारा एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका एक ये वाला विकर्ण हो जाएगा और एक ये वाला विकर्ण हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा एक समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये अगर पूरा हमारा जो है 40 सेंटीमीटर का विकर्ण है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका नाम देते हैं ABCD। यहाँ पर काट रहा है तो इसका नाम दे देते हैं O। तो O से लेकर B तक ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 40 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये पूरा AC 30 सेंटीमीटर है, तो O से लेकर C तक ये आधा हो जाएगा, यानी कि 15। ठीक है, अब ये देखिए OBC ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें ये हमारा लंब मान लेते हैं, इसको ये 20 है, इसको आधार मान लेते हैं 15 है। अब हम ये निकाल देंगे कर्ण जो कि BC है। ठीक है, तो यही हमारा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर, इसको हम लंब मान लेते हैं जो कि 20 है, तो लंब स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस आधार इसको ले लेते हैं OC, तो OC 15 है, यानी कि 15 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 15 का स्क्वायर ये होता है 225, और इधर क्या है BC का स्क्वायर। 400 प्लस 225 ये हो जाएगा 625, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, इधर बचेगा BC। तो BC का मान हमारा कितना आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है हमारा 25। ठीक है, तो इसीलिए BC जो है ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 सेंटीमीटर C वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका भी C वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आकृति में त्रिभुज ABC एक वृत्त के परिगत है। AB की लंबाई सेंटीमीटर में है। तो AB ये रहा AB भुजा, इसकी लंबाई हमसे पूछा है। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, त्रिभुज जो है इसकी भुजाएं इस वृत्त के परिगत है। ठीक है, तो यहां से देखिए B से लेकर D तक ये हमारा इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। इसी तरह से B से लेकर F तक ये भी इस वृत्त की स्पर्श रेखा ही है। तो हमें जैसा कि पता है कि एक वृत्त पर
वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो बराबर होती है। तो बी से BD और BF दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए C से CE और CD ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। CD 4 है तो CE जो है ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और ये C से A तक ये पूरा हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। C से E तक इतना 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये A से E तक इतना जो है ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 12 है, इतना 4 हो गया तो ये 8 बचा। ठीक है, अब ये A से E तक AE जो है ये 8 है, तो AF ये इतना, ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हमसे AB पूछा गया था, तो AB में देखिए ये 6 सेंटीमीटर भी आ रहा है, 8 सेंटीमीटर भी आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो 14 ये रहा हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए 7th का हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, बिंदुओं P और Q ये हमें P - 3 2 Q 5 7 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा अनुपात में विभाजित किया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखना होता है, जब y अक्ष की बात की जाती है तो x का मान हमारा 0 होता है, और जब x अक्ष की बात की जाती है तो y का मान हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इसमें P और Q दो बिंदु दिए गए हैं हमें, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया है ये हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये P बिंदु है और यहाँ पर मान लीजिए ये Q बिंदु है, तो ये हमारा एक रेखा हो गया, यानी कि ये PQ ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया गया है ये हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये PQ रेखाखंड है इसको y अक्ष पर एक बिंदु जो है वो इस बिंदु पर विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम, इसका A नाम दे देते हैं। अब ये जो है ये बिंदु हमारा y अक्ष पर है, इसीलिए x का मान 0 होगा और y का मान कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, और P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है -3 2, Q का हमें दिया हुआ है 5 7, तो ये हो जाएगा हमारा x1 ये y1 ये x2 y2। हम मान लेते हैं कि जो ये बिंदु है वो इस PQ को K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र वो लगा देंगे x वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें x की वैल्यू पता है। तो x वाला हमारा विभाजन सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है हमारा m1 और ये होता है m2। तो यहाँ से देखिए x का मान हमारा ये रहा 0 बराबर में m1 कितना है k इंटू x2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 बटे में m1 k प्लस m2 1। अब यहाँ से k प्लस 1 इसका इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 0 में इसका गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा। इधर 5 और k का गुणा 5k, 1 और -3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। -3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर बचेगा 5k, 5 को इधर ले जाएंगे भाग में आ जाएगा, इधर k बचा, यानी कि k का मान हमारा 3/5 आ गया, यानी कि 3:5 यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि जो ये बिंदु है वो PQ रेखाखंड को 3:5 में विभाजित कर रहा है। तो 3:5 हमारा ये रहा डी वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसमें क्या बोला है, दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, tan A 1/√3, तो sin C का मान हमसे पूछा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है।
हमें इसमें त्रिभुज ABC सबसे पहले दिया हुआ है, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये जैसे हमारा त्रिभुज ABC हो गया, इसमें हमें बोला है कि कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारा समकोण है। और इसके अलावा हमें tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो देखिए tan A हमें 1/√3 दिया हुआ है। तो tan जो होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है? तो tan का हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है लंब बटे में आधार। आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये ट्रिक लाल बटे में कक्का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। तो tan का हमारा होता है लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर tan A है, यानी कि मेन एंगल हमारा ये A है, तो A के सामने ये BC है, तो इसीलिए लंब हमारा ये BC हो जाएगा। तो लंब 1 है, यानी कि ये 1 हो गया, और आधार ये हो जाएगा AB। तो देखिए आधार √3 है, यानी कि ये हो गया √3। तो अब हमारा ये हमें नहीं पता कर्ण, ठीक है। हमसे पूछा है साइन C का मान, तो साइन C का मान हम कैसे बताएंगे? देखिए साइन जो होता है इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, इसमें हमें मान रखना है। तो लंब तो हमारा यहाँ पर देखिए साइन C है, यानी कि इस बार मेन एंगल हमारा ये C हो जाएगा, तो इसके सामने ये AB, ये लंब हो गया। तो लंब हमें पता है, लेकिन ये कर्ण जो है, कर्ण हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ये हमारा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसे ले लेते हैं √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये जो है AC स्क्वायर, 3 + 1 4, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, इधर बच गया AC। तो AC का मान हमारा 2 आ गया, ठीक है, यानी कि AC जो है ये 2 हो गया। अब कर्ण भी हमें पता चल गया, तो यहाँ पर लंब जो है ये हमारा √3, कर्ण जो है ये आ गया 2, √3/2, यही हमारा साइन C का मान आ गया, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा √3/2, यानी कि D वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या बोला है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई मीटर में है। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा गया है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? हमसे क्वेश्चन में बोला है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते हैं कि ये मीनार है जो कि धरती पर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर यानी कि बिल्कुल सीधा, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, तो ये 25 मीटर हमें दिया हुआ है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से जो हमारा एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो अब हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई है, इसको h मान लेते हैं, ये हमें नहीं पता। कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम tan लिख लेते हैं। यहाँ पर हम tan, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर लंब, यानी कि ये tan 60 के सामने ये रहा हमारा, ये हो जाएगा लंब, तो h है, तो इसीलिए लंब की जगह पे h बटे में आधार, ये हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। 25 को इधर भेजेंगे तो 25 का √3 में गुणा होके 25 √3 हो जाएगा, इधर बचेगा h, यानी कि h का मान, यानी इस मीनार की ऊंचाई 25 √3, और ये लिख देंगे हम मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो 25 √3 ये रहा हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए 10th क्वेश्चन का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या बोला है? यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई है। तो हमसे इसमें चाप की लंबाई पूछा गया है, यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है हमारा? ये बात आपको पता होगा कि ये होता है हमारा θ/360 गुणा में
2πr। अब थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, बटे में 360 गुणा में 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 दिया हुआ है, तो इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। हमने पॉइंट हटा दिया इसीलिए नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 6 36 कट गया। इसके अलावा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। हमारे पास ऊपर 22 बचा है, नीचे 6 बचा है, तो 6 से 22 को भाग कर देंगे। अब तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा 6 तिया 18 हो गया, 4 बच गया, 6 6 36, 6 6 36 यानी कि 3.66 इतना आ जाएगा जब आप 6 से 22 को भाग करोगे तो 3.66 ये रहा हमारा सी वाले ऑप्शन में। तो इसीलिए इसका 11th क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी इजीली अच्छे समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एक गोले का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो गोले की त्रिज्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए गोले की त्रिज्या हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमें गोले का आयतन और उसके सतह का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। तो गोले का आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर में रखेंगे हम इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसे, तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमसे बोला है दोनों बराबर हैं इसीलिए हमने दोनों को बराबर में रख दिया। अब सबसे पहले ये पाई से पाई कटेगा, ये आर स्क्वायर से हमारा इधर का आर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा। ठीक है, तो आर को यहीं पे छोड़ेंगे, ये 4 3 इधर जाके गुणा में हो जाएगा और 4 भाग में, 4 से 4 कट जाएगा तो आर का मान हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो 3 देखिए ये रहा डी वाले ऑप्शन में 3 मात्रक, यानी कि 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक और बहुलक क्रमशः 26 और 29 है तो इसका माध्य हमसे पूछा है। तो इसका आंसर देखिए अब हम कैसे करेंगे। हमें जो है यहाँ पर माध्यक और बहुलक दिया हुआ है 26 और 29, हमसे माध्य पूछा है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि 3 माध्यक जो है ये हमारा किसके बराबर होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 3 लिखेंगे गुणा में माध्यक, माध्यक हमारा 26 है तो 26 लिखेंगे, बराबर बहुलक ये हमें 29 दिया हुआ है प्लस 2 माध्य, इसको उतार देंगे। 3 और 26 का गुणा करेंगे तो 3 6 18 का 8, 3 दूना 6 और 1 7, 29 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 2 और ये माध्य। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9 और 4 यानी कि 49 बचा। अब इसके बाद 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा माध्य। तो यहाँ से 2 से 49 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5, यानी कि माध्य जो है ये हमारा 24.5 आ गया। तो 24.5 देखेंगे ये रहा बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 13 नंबर के क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है, एक थैले में कार्ड है जिन पर 2 3 4 इसी तरह से आगे भी 11 तक संख्याएं अंकित हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। जो थैला है, थैले में 2 से लेकर 11 तक कार्ड जो है रखे हुए हैं, यानी कि थैले में कुल कितने कार्ड हो जाएंगे, तो 2 से लेकर 11 तक कार्ड रखे हुए हैं, यानी कि थैले में टोटल 10 कार्ड हैं। ठीक है, और हमसे बोला है कि थैले में से एक कार्ड को यादृच्छिक निकाला गया है, तो निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो 2 से लेकर 11 तक जो कार्ड हैं उनमें से कौन कौन से कार्ड अभाज्य संख्या वाले हैं, तो पहला हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होता है, और फिर 3, फिर 5, 7 और 11,
ये सारे अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो कितने हैं ये 5 हैं, तो इसीलिए हमसे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा ये हो जाएगा पूरा, यानी कि 5 बटे में कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल कितने कार्ड हैं 10, तो इसीलिए बटे में 10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो 1/2 ये रहा ए ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, यदि एक और अल्फा बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक है तो अल्फा का मान है, तो हमसे अल्फा का मान इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा ये जो बहुपद हमें दिया हुआ है इसमें हम ए बी और सी का मान लिख लेते हैं। ए का मान क्या होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 हो गया। बी क्या होता है x का गुणांक, तो ये -5 है। सी होता है अचर पद, तो ये 4 है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि एक और अल्फा जो है वो इस बहुपद के क्या है, शून्यक है, तो इसीलिए इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमारा शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है वो, यानी कि 1 इंटू अल्फा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A। तो यहाँ से अल्फा और 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, बराबर में C का मान कितना है 4 बटे में A का मान 1, 4/1 यानी कि 4, तो इसीलिए अल्फा का मान हमारा 4 आ गया। तो 4 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, ये रहा बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है, तो इसमें हमसे इसका मान पूछा गया है। तो बहुत ही ईजी है, हमें बस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस। तो देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये होता है हमारा 1, मल्टीप्लाई में यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से 1√3 इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, 2 दूना 4, 4 का √2 में करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हर में जो है ये हमारा रूट में आ रहा है, तो इसीलिए इसका प्रमेयकरण कर देंगे, तो √2 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, √3 का √2 में गुणा √6 बटे में 4, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो √2 और √2 2 हो गया, 2 का 4 में गुणा 2 चौक 8, तो √6/8 ये आंसर हो जाएगा। तो √6/8 ये रहा बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन में गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, तो इसको हम स्मॉल r से मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, फिर बढ़ करके 12 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसको कैपिटल R से मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब दोनों स्थितियों में हमसे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो जो हमारा गुब्बारा है ये गोले के आकार का होगा, तो इसीलिए इसमें हम जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाएंगे, जो कि होता है 4πr²। तो अनुपात पूछा है, इसीलिए सबसे पहले जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी तब का ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, बटे में लिखेंगे जब गुब्बारे का जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πR²। अब 4 से 4 कटा, पाई से पाई कट गया, R² है, स्मॉल r का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, बटे में कैपिटल R 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों अब सबसे पहले 4 के पहाड़े से कट जाएंगे 16 बार में, ये 4 के पहाड़े से 4 तिया 12 और 4 6 24 यानी कि 36 बार में। अब ये दोनों फिर से 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, 4 9 36 कटेंगे, यानी 4/9 आ रहा है, यानी कि 4:9, यही हमारा आंसर है। तो 4:9 ये रहा डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि
17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, एक फिश टैंक में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, निकाली गई मछली के नर मछली होने की प्रायिकता हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए फिश टैंक में 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, दोनों मिलाकर टोटल कितने हो गए, 13 मछली, यानी कि कुल परिणाम हमारा 13 हो गया। हमसे नर मछली के होने की प्रायिकता पूछा है, तो नर मछली 5 है, इसीलिए अनुकूल परिणाम 5 बटे में कुल परिणाम 13 लिखेंगे। 5/13 यही हमारा प्रायिकता है नर मछली होने की। तो ये रहा 5/13 सी ऑप्शन में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 18 नंबर के क्वेश्चन का। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो यहां से हमारा क्या बोला है, प्रश्न संख्या 19 और 20 में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें अभिकथन और कारण वाले दिए गए हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले 19 वाला करते हैं। इसमें अभिकथन क्या दिया हुआ है, किसी किताब का अंकित मूल्य 10 रुपये बढ़ाने पर कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 10 किताबें कम खरीद सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई किताब है उसका अंकित मूल्य जो है वो पहले से 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, तो कोई व्यक्ति 1200 रुपये में किताब खरीद रहा है तो वो 10 किताबें कम खरीद सकता है। यानी ये सही है, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया तो कम ही तो खरीद सकते हैं, ज़्यादा तो खरीद नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो अभिकथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण में क्या बोला है, क्रय मूल्य बढ़ने पर एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है कि जब क्रय मूल्य बढ़ा दिया गया है तो एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती है, क्या नहीं खरीदी जा सकती। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी किताब की कीमत पहले 10 रुपये थी, तो आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप 100 रुपये में जो 10 रुपये वाली किताबें हैं वो 10 खरीद सकते हो। लेकिन अब जो है किताब की कीमत 20 रुपये हो गई, आपके पास उतने ही रुपए हैं 100, तो अब आप कितनी किताब खरीद सकते हैं, अब आप सिर्फ 5 खरीद सकते हैं। तो क्या पहले से आप ज़्यादा खरीद रहे हो? नहीं। लेकिन इसमें ऐसा ही बोला गया है कि अगर क्रय मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती है। ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो इसीलिए हमारा अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऐसा हमें इस सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। ठीक है, तो इसीलिए 19 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया है, अभिकथन में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है तो वे समरूप त्रिभुज भी हैं। क्या ये सही है? ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि अगर जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि एक ये हमारा त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी, ये है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो हमसे बोला है कि ये जो त्रिभुज है दोनों वो सर्वांगसम है तो वे समरूप त्रिभुज भी है। यानी कि ये अगर दोनों सर्वांगसम हैं तो ये अपने आप ही समरूप भी होंगे। यानी कि कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो वे समरूप भी होते हैं हमेशा। ठीक है, इसीलिए हमारा अभिकथन सत्य है। कारण में क्या बोला है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये भी हमारा सही है कि जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो वे सर्वांगसम भी होंगे, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी कि समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे मान लीजिए एक ये हमारा त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, अगर ये दोनों समरूप हैं तो ये जरूर नहीं है कि ये सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है, ऐसा ही हमें इस कारण में बोला गया है। तो इसीलिए कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और जो ये कारण है ये अभिकथन की सही व्याख्या भी है।
ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमारा ये जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा कि दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो ये हमारा 20 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। इसके अलावा जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया था उसके सॉल्यूशन की भी वीडियो मैंने बना रखा है। वे सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करना आप मैथ्स के एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप सभी को। थैंक यू।